Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about MSME sector. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. MSME, the micro, small and medium enterprises. इनका क्या कैटेगराइजेशन है वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, एमएसएमई इंडस्ट्रीज कौन कहे जाएंगे, उसके लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। इस कानून के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, उन दोनों ही सेक्टर्स में माइक्रो इंटरप्राइजेस वो होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल 1 करोड़ से लेस होगी और टर्नओवर विल बी लेस देन 5 करोड़, उनको कहा जाएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस। स्मॉल इंटरप्राइजेस जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होगी और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा। एंड मीडियम इंटरप्राइजेस विथ इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 250 करोड़। तो ऑफ कोर्स मतलब मीडियम वो होगा जो 50 करोड़ से ज़्यादा जिसका टर्नओवर हो, 250 करोड़ से कम हो। लाइकवाइज तो रेंज है 1 करोड़ से कम तो माइक्रो, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट तो स्मॉल, और 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट तो मीडियम। लाइकवाइज टर्नओवर का भी है 5 करोड़ से कम तो माइक्रो, 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का टर्नओवर तो स्मॉल, और 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक तो मीडियम। अब एमएसएमई इंडस्ट्रीज का इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, पहले वो समझते हैं। देखिए, जीडीपी में एमएसएमई इंडस्ट्रीज लगभग 29.2% कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस आई एम कोटिंग एज पर द रिपोर्ट्स given by Ministry of Statistics and Program Implementation for the fiscal year 2021-22। आपको मैंने बार बार कहा है कि कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडियन इकोनॉमी, खासकर उसके अलावा इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ पे आप जितना डेटा कोट कर पाएंगे उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलेंगे, रिलेवेंट डेटा। तो इंडियन इकोनॉमी में तो कम से कम आप रिलेवेंट डेटा और उसके सोर्सेज याद रखने की कोशिश कीजिए। तो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ देखेंगे। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 29.2%। एमएसएमई का ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर बात की जाए तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट होता है भारत का, उसका 36.2% कम्स फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई का सबसे बड़ा एडवांटेज है रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इन जनरल जो बिग इंडस्ट्रीज होते हैं दे आर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज, बट 51% ऑफ एमएसएमईज आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। तो वहाँ से वो रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं और लोकल रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। ओवरऑल अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाए तो एमएसएमई इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आउटसाइड एग्रीकल्चर एंड इट क्रिएट्स अबाउट 40% ऑफ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और एमएसएमई का काफ़ी ज़्यादा योगदान सोशल इंक्लूजन में भी है। आज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एससी एसटी कम्युनिटी के लोग लगभग 67% तक एमएसएमई इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं। तो इस कारण से एमएसएमई सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा योगदान सोशल इंक्लूजन के लिए भी है, ऐसा माना जा सकता है। बट एमएसएमई सेक्टर हाल फिलहाल में कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सम ऑफ द चैलेंजेस आर पेरिनियल, मतलब हमेशा से ही रहे हैं। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो अब न्यूली इमर्ज हो रहे हैं, हाल फिलहाल में देखे जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा पेरिनियल चैलेंज रहा है एमएसएमई सेक्टर के लिए फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी। उनको फंड मिल पाना, फॉर्मल या क्रेडिट सिस्टम से, जैसे बैंक या एनबीएफसी से फंड मिल पाना उनके लिए काफ़ी कठिन रहता है। बैंक्स एमएसएमईज को इन जनरल लोन नहीं देते और फंड एक्सेसिबिलिटी लिमिट होने के कारण एमएसएमई का एक्सपेंशन कठिन हो जाता है। एंड देन दे रिजॉर्ट टू इनफॉर्मल लेंडिंग, जहाँ पे उनको हाइयर इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, हाइयर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग उनको फेस करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं एमएसएमई के लिए। दूसरा, फॉर्मलाइजेशन। एमएसएमईज, मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। इस कारण से गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स जो एमएसएमई के बेनिफिट के लिए चलाई जा रही हैं वो एमएसएमईज तक पहुंचती ही नहीं है। तो जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, अबाउट 86% ऑफ द एमएसएमईज आर अनरजिस्टर्ड।
और लगभग भारत के अंदर 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं, उसमें से सिर्फ 1.1 करोड़ आर रजिस्टर्ड विथ जीएसटी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओनली 14% के आसपास रजिस्टर्ड हैं, 86% आर अनरजिस्टर्ड। तो इसी कारण से जो भी स्कीम्स लेकर के आती है सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसका फायदा इनको मिल नहीं पाता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात की जाए या स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, दोनों में ही जो भारत की एमएसएमईज हैं वो मार्केट डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उनके पास और जिस तरीके का वर्कर्स का स्किल होना चाहिए, जिस तरीके से मार्केट अब ग्रूम हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट डेवलप हो रहा है और दुनिया के बाकी देशों से जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में भारत के एमएसएमईज ना टेक्नोलॉजिकली उस स्पेस को मीट कर रहे हैं, ना उनके ह्यूमन रिसोर्स अपने स्किल डेवलपमेंट में उस स्पेस को मीट कर पा रहे हैं। रेड टैपिज्म इज तो ऑलवेज ए प्रॉब्लम। रेड टैपिज्म का क्या मतलब होता है वो भी समझ लीजिए। सरकारी विभागों से जो परमिशन लेने की जो प्रोविजंस होते हैं, उसमें अनड्यूली डिले होना, अननेसेसरी हरासमेंट होना, उसी को कहा जाता है रेड टैपिज्म। तो एमएसएमई को भी कंस्ट्रक्शन परमिट, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, टैक्स पेमेंट, स्टार्टिंग ए बिजनेस, इन सब के लिए अलग अलग सरकारी विभागों से परमिशन लेना होता है। वैसे तो कई सारे सिंप्लीफिकेशन हाल फिलहाल में लाए गए हैं, येट lot many rules still remain complex. The problem of red tapeism is there. उसके अलावा मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज आर नॉट इंटीग्रेटेड विथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। इस कारण से एमएसएमई प्रोडक्ट्स बिक नहीं पा रहे हैं उस स्पेस में विथ द राइज ऑफ दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वो अभी भी वो ट्रेडिशनल तरीका ही अपना रहे हैं, ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल, यानी कि दुकानों में अपना सप्लाई बेच रहे हैं और वहां से अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वहां प्रॉब्लम है। और एक जो सबसे बड़ा इशू हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है वो है असिमेट्रिक रिलेशन विद बिग कंपनीज। तो देखिए, नॉर्मली एमएसएमई कंपनियां जो होती हैं वो बी टू बी बिजनेस करती हैं, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करती हैं। यानी कि छोटी एमएसएमई कंपनी कोई बियरिंग रिंग्स बनाती हैं, कोई बॉल बियरिंग्स बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई टायर बनाता है, कोई व्हील्स बनाता है, कोई स्टीयरिंग बनाता है, और ये सब बना बना करके वो बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। और बड़ी कंपनियां फिर बड़ी चीज़ें जैसे कि इंजन वगैरह उस पर काम करती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें स्टीयरिंग वगैरह प्लास्टिक की चीज़ें वो सब लेकर के असेंबल करके अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। तो एमएसएमईज मोस्टली डू देयर बिजनेस विथ बिगर कंपनीज, और बिगर कंपनीज एमएसएमईज को काफ़ी ज़्यादा आर्म ट्विस्ट करती हैं, हैरास करती हैं, बिकॉज ऑफ द असिमेट्री इन देयर साइज। बिग कंपनीज हैं तो छोटे कंपनियों एमएसएमईज को उनका कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है तब भी छोटे छोटे एमएसएमईज को बड़ी कंपनियों की हर डिमांड को मीट करना पड़ता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो ये छोटी छोटी कंपनी एमएसएमईज फेस करती हैं, बड़ी कंपनियों के हाथ से हरासमेंट उनको फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डिलेड पेमेंट। नॉर्मली एक एवरेज देखा गया है कि एमएसएमई कंपनियां जो भी सप्लाई करती हैं, सप्लाई के लगभग 120 दिन बाद पेमेंट आता है। बड़ी कंपनियों में वक्त लगता है, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, बिल प्लेस किया जाएगा, फिर अप्रूवल होगा, तो उसके बाद फिर पेमेंट डिपार्टमेंट पे जाएगा, फिर वहाँ से पेमेंट रिलीज होगा, तो इन सब में वक्त लगता है। लेकिन 120 दिनों का ऑन एन एवरेज डिले हो जाता है सप्लाई में और पेमेंट मिलने में। तो इस कारण से कई सारी छोटी छोटी एमएसएमई कंपनियां जो हैं दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो मिसमैच। उसके अलावा ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी छोटी एमएसएमई कंपनियों को फोर्स करती हैं, उनको इंड्यूस करती हैं कि आप सरकारी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से अपने आप को डी रजिस्टर कर लो, रिमूव कर लो। क्यों? क्योंकि सरकारी प्लेटफॉर्म्स में जैसे ही एमएसएमई रजिस्टर हो जाता है तो फिर उस एमएसएमई के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं जो बिग कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है जब वो एमएसएमई कंपनियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, कोई छोटी एमएसएमई कंपनी है ए, और वो सरकार की एक प्लेटफॉर्म है उद्यम पोर्टल, मान लीजिए वहां पे रजिस्टर्ड है। तो अब अगर ए कोई भी बिजनेस करेगा कोई बड़ी कंपनी बी के साथ, तो बी को उद्यम पोर्टल पे मेंशन किए हुए सारे प्रोविजंस को मानने होंगे अगर उसको ए के साथ कोई बिजनेस करना है तो। अब उद्यम पोर्टल पे कई सारी चीजें लिखी हैं,
जो बी, जो बड़ी कंपनी, उसको मानना है। फॉर एग्जाम्पल 40 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए। अब इस कारण से बड़ी कंपनियां जो हैं वो कहती हैं ए को कि तुम इस उद्यम पोर्टल से अपने आप को डी रजिस्टर कर दो, बाहर निकल आओ। तो इस तरीके से बड़ी कंपनियां अपने पावर असिमेट्री का विथ रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर एमएसएमईज उसका फायदा उठाती हैं, और बट छोटी छोटी कंपनियों एमएसएमईज को इंड्यूस करती हैं टू डी रजिस्टर देमसेल्फ फ्रॉम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, ताकि उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा ना मिल पाए। और बड़ी कंपनियों को क्या फायदा होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बन पाता है। तो ये वाला जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है हाल फिलहाल में। इसी से रिलेटेड चर्चा चल रही है। ये आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए, एमएसएमई का सबसे पहले पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और एक्सपोर्ट में उसका काफ़ी महत्व है। साइजेबल अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स में भी कंट्रीब्यूट करता है, वो तो मैंने आपको डेटा के साथ बता दिया। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है आफ्टर एग्रीकल्चर। बट अब फिर धीरे से इसकी प्रॉब्लम्स दिखा बात कर रहे हैं हम लोग। लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, वो भी मैंने आपको बताया। इशू ऑफ डिलेड पेमेंट। अब डिलेड पेमेंट को एड्रेस करने के लिए सरकार ने बनाया था एक पोर्टल, समाधान पोर्टल। वहां पे एमएसएमई जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनके लिए सरकार इंश्योर करा रही है कि बड़ी कंपनियां उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दें, जबकि नॉर्मली पेमेंट साइकिल रहता है 90 टू 120 डेज का। अब सरकार तो समाधान पोर्टल लेकर के आई थी विथ राइट इंटेंशन कि कंपनियों को 45 डेज के अंदर पेमेंट मिल जाए, लेकिन इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहा है। जो बड़ी कंपनियां हैं, दे आर ट्राइंग टू सर्कमवेंट दिस प्रोविजन, बाईपास दिस प्रोविजन। या तो वो इस तरीके के एमएसएमई जो समाधान पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, उद्यम पोर्टल के अंदर ही समाधान पोर्टल है, ठीक है। उद्यम इज अ बिगर पोर्टल जहाँ पे तमाम एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं। उसके अंदर पेमेंट टाइमलाइन को इंश्योर कराने के लिए दिल्ली इज अ सिस्टम समाधान पोर्टल। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड ओनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ओनली। तो अब जो कंपनियां समाधान पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं एमएसएमई, उनको ऑर्डर ही नहीं मिलता। ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं जब भी वो पेमेंट को 45 डेज के अंदर मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियों को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। तो समाधान पोर्टल लाया गया था विथ राइट इंटेंशन, बट इट इज लीडिंग टू सम अनइंटेंडेड consequences. बिगर कंपनीज आर ट्राइंग टू फोर्स सप्लायर्स टू कैंसिल देयर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। बोल रहे हैं यार, या तो हमारे साथ बिजनेस कर लो और नहीं तो तुम उद्यम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर लो। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सरकारी पोर्टल्स पे रहोगे तो फिर हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो असिमेट्री इन रिलेशन इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम नाउ। स्मॉलर कंपनीज आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। या तो वो गवर्नमेंट पोर्टल्स पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर उस केस में उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, और अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो बड़ी कंपनियां कहते हैं कि गवर्नमेंट पोर्टल से अपने आप को डीलिस्ट करो। देखिए, इस आर्टिकल की मदद से मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, कोई भी आर्टिकल किसी भी इशू को पूरी तरीके से कवर नहीं करता है। जैसे ये आर्टिकल एमएसएमई के बारे में बात कर रहा है, बट इट इज टॉकिंग अबाउट जस्ट वन एस्पेक्ट और वन प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमई। बट जब हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं और किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, तो एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है, एंड सिमिलरली एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी टॉपिक की मदद से उस पूरे इशू को कवर करें। जैसे आप इस आर्टिकल को पढ़ के पूरा एमएसएमई के बारे में नहीं जान सकते, राइट। आपको सब कुछ जानना होगा, डेटा जानना होगा, तभी जाकर के आप कोई आंसर लिख पाएंगे। इसी कारण से मैं कहता हूं कि सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ने से सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ने से पूरा पूरा आपका टॉपिक नहीं डेवलप हो सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक पर्टिकुलर इवेंट मेंशन होता है, जबकि फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन यू हैव टू कवर एंटायर इशू। तो अगर आप खुद से भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेरा एनालिसिस या किसी का एनालिसिस सुनना ही है, खुद से भी कर रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है, अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो फिर बस वहीं मत रुक जाइए, पूरा का पूरा इशू जा करके कवर कीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ ये पॉइंट नंबर 7 इज गेटिंग डेल्ट विथ दिस आर्टिकल। चलिए, तो अब थोड़ा सा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं एंड एमएसएमई सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए।
एक पोर्टल बनाया चैंपियन पोर्टल, टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन टू एमएसएमईज की उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स ला रही है भारत सरकार उनके ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। 6,000 करोड़ का स्कीम ले आई थी सरकार, रैंप स्कीम, in order to help those MSMEs who were struggling after COVID forced lockdown। तो रैंप स्कीम कोविड के बाद लेकर के आई थी सरकार। फाइनेंस यानी कि फंड एमएसएमई सेक्टर को इजीली अवेलेबल हो उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम लेकर के आई सरकार। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम फॉर एमएसएमईज। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, यानी कि कोई भी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक हिस्सा जो है सरकार अपने तरफ से सब्सिडी के तौर पे दे देती है। कोई बड़ी एमएसएमई इंडस्ट्री लग रही है तो कैपिटल सब्सिडी दे देती है सरकार अपने तरफ से। 1 करोड़ या 10 करोड़ की है तो मान लीजिए 10% 20% अपने तरफ से दे देती है, ताकि एमएसएमई कंपनियां बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर के आए। उद्यम पोर्टल, तो एमएसएमई उद्यम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पे उनको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। लगभग 3.2 करोड़ एमएसएमईज आर रजिस्टर्ड देयर। इसी उद्यम पोर्टल की मैं बात कर रहा था कि बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि तुम उद्यम पोर्टल से हट जाओ। उद्यम पोर्टल पे जाने के बाद फिर लिंक करना पड़ता है समाधान पोर्टल से, और समाधान पोर्टल पे जाने के बाद फिर क्या हो जाता है कि 45 डेज के अंदर बड़ी कंपनियों को पेमेंट करना पड़ता है, जो वो चाहते नहीं। उसके अलावा 2-3 दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार लेकर के आई है उन्नति स्कीम। एमएसएमई से रिलेटेड यूपीएससी ने पिछले साल प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा, ये वाला प्रश्न पूछा था। मैंने यहां से गलती से लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 1। प्रीलिम्स में ये सवाल था एमएसएमई का, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में भी यूपीएससी ने 2023 में यानी कि पिछले साल एमएसएमई पे प्रश्न पूछा था, और ये वाला प्रश्न था। अभी क्या लॉजिकल फ्लो होना चाहिए किसी भी आंसर का, वो मैंने यहां बता रखा है। ठीक है, आप इस थोड़ा सा हिंट्स को पढ़ लीजिएगा इस बार। जैसे यहाँ पे पूछा है कि व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन इन रिसेंट टाइम्स इन ऑर्डर टू प्रमोट एमएसएमई, कमेंट द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो पॉलिसीज लिखने से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम्स लिखना ही चाहिए आपको। ये नहीं कि सर प्रॉब्लम नहीं पूछा या चैलेंजेस फेस्ड बाय एमएसएमई में नहीं पूछा तो हम क्यों लिखें। थोड़ा सा उससे लॉजिकल फ्लो बना रहता है। तो एक बार थोड़ा हिंट्स पढ़ लीजिएगा फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, तो यू विल गेट द सेंस ऑफ लॉजिकल फ्लो। लॉजिकल फ्लो मतलब एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट क्यों, इस सेगमेंट के बाद वही सेगमेंट क्यों, इसी आइडिया को कहा जाता है लॉजिकल फ्लो। तो यूपीएससी ने साल 2023 में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न पूछे थे एमएसएमई पे। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपके सामने दिए हैं, आप इन दोनों को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन दैट वी हैव डन सो फार। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट परमानेंट डिलीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस वाया ई रूपी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ई रूपी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल करेंसी। देखिए, डिजिटल करेंसी फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ये सब नाम आपने सुने होंगे। किया क्या जाता है कि विथ हेल्प ऑफ बिग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड वेरी डायनेमिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम्स, ऐसी कुछ आप कह सकते हैं टोकन्स डेवलप किए जाते हैं, डिजिटल टोकन्स विथ हेल्प ऑफ बिग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस। डिजिटल टोकन्स आर क्रिएटेड, और ये डिजिटल टोकन्स जो हैं फिर वो मार्केट में, अंडरग्राउंड मार्केट में, अभी मैं बात कर रहा हूँ अनऑफिशियल इनफॉर्मल डिजिटल करेंसीज का, तो बड़े सॉफ्टवेयर बना दिए गए, बड़े मशीन से उसके मदद से कई सारे टोकन्स बना दिए गए। अब मान लीजिए कि मुझे और आपको ट्रेड करना है, लेकिन हम लोग किसी भी फॉर्मल करेंसी में ट्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में कोई ट्रेड हुआ है वो किसी को पता चले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम अंडरग्राउंड ट्रेड करते हैं, हम मान लीजिए ड्रग्स बेचते हैं, सब मान लीजिए बस, आप आर्म्स बेचते हैं, तो अब क्या करेंगे। हमें कुछ ऐसी करेंसी चाहिए जो कोई भी सरकार ट्रैक ना कर रही हो, जो किसी भी सरकार के रेगुलेशन में ना हो, किसी भी सेंट्रल बैंक के रेगुलेशन में ना हो। तो फिर इसी रिक्वायरमेंट का फायदा उठा करके क्या किया गया कि बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनकी मदद से
कई सारे डिजिटल टोकन्स डेवलप किए गए और उन डिजिटल टोकन्स को एक करेंसी की तरह रिलीज कर दिया गया कि आप उसको खरीद लीजिए और खरीदने के बाद आप उसी टोकन में पेमेंट कीजिए। जैसे मान लीजिए रुपए में आपने कुछ बिटकॉइन खरीद लिए, ठीक है, किसी ने डॉलर में कुछ बिटकॉइन खरीद लिए, वो रेट डिसाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन जैसे और भी कई सारे डिजिटल करेंसी हैं, बट अभी हम लोग बिटकॉइन को एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर डिवाइस है, मैंने एनोनिमस तरीके से एक कुछ डिजिटल टोकन्स जनरेट कर दिए और फिर मैं उसको बेच रहा हूँ। अब जिन लोगों को अंडरग्राउंड ट्रेड करना है वो लोग फॉर्मल करेंसी डॉलर, यूरोस, रुपया दे करके वो डिजिटल टोकन खरीद लिया। अब आपके पास भी डिजिटल टोकन है, मेरे पास भी कुछ डिजिटल टोकन है। मान लीजिए आप ड्रग्स बेचते हैं तो मुझे अगर ड्रग्स मंगाना है तो मैं आपको उसी बिटकॉइन में पेमेंट कर दूंगा। मैं आर्म्स बेचता हूँ, आपको आर्म्स खरीदना है तो मैं आपको आप मुझे उस बिटकॉइन में पेमेंट कर देना। तो इस तरीके से काफी प्रचलित हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल करेंसीज। तो जब डिजिटल करेंसीज आए स्टार्टिंग में, तो दे वेयर अनरेगुलेटेड, दे वेयर नॉट regulated by any central government or any institution, formally recognized institutions. They were mostly going as an underground या parallel economic transaction model. और बस एक अंदेशा है, एक अंदाजा है कि these digital currencies were mostly used for transactions of illegal goods or services which in general could not be transacted with help of some formalized currency। ऐसा अंदेशा है। तो अभी प्राइवेट डिजिटल करेंसी जो है वो खतरा बनते जा रहे हैं पूरे दुनिया भर के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कई सारे लोग, इनका डिमांड सप्लाई के कारण रेट बढ़ता जा रहा है। डिमांड सप्लाई पे तो हर चीज का दाम डिपेंड होता है। तो वैसे ही इन डिजिटल करेंसीज की भी लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड बढ़ने के कारण इनका दाम बढ़ता जा रहा है, चाहे रुपए की तुलना में हो या डॉलर की तुलना में इनका दाम बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे दुनिया भर की सरकारों ने और सेंट्रल बैंक्स ने फैसला किया कि क्यों ना हम भी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ले आते, रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक्स। कम से कम, ठीक है, जो लोग डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और इलीगल ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाह रहे हैं, लीगल ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हैं बट डिजिटल में ज्यादा कंफर्टेबल है, उनके लिए तो एक ऑल्टरनेटिव हो जाएगा कि रादर देन यूजिंग बिटकॉइन, लाइटकॉइन जैसे प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, दे विल बी यूजिंग गवर्नमेंट रेगुलेटेड डिजिटल करेंसीज। कम से कम ये तो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इनका दाम बढ़ने के कारण, खूब सारा डिमांड होने के कारण खूब सारा दाम बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं बैंक्स को, हमारे देश के अंदर भी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसको डर है कि किसी दिन यह मार्केट कोलैप्स करेगा बुरी तरीके से, दिस बबल विल बर्स्ट एंड कई सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा, जो आरबीआई नहीं होने देना चाहती। तो आरबीआई इस तरीके के लोगों के लिए, जैसे कई सारे हमारे आपके बीच के लोग भी सोचते हैं यार बिटकॉइन में पैसा लगा दो, दाम बढ़ रहा है, हमें कोई इलीगल ट्रेड नहीं करना है, बट हम मैं से कुछ लोग बिटकॉइन में पैसा लगा देते हैं कि बाद में उसको बेच करके वापस से पैसा रिकवर भी कर लेंगे। तो ऐसे लोगों का बाद में कहीं बाहरी नुकसान ना हो जाए, बिकॉज समडे दिस बबल विल बर्स्ट, क्या किया गया, आरबीआई खुद का एक डिजिटल करेंसी ले आई जिसको कहा गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या शॉर्ट में कहें तो ई रूपी। और भारत जैसे दुनिया के और भी देशों की सेंट्रल बैंक जो हैं अपनी अपनी डिजिटल करेंसी ला रही, कि अंडरग्राउंड जिनको ट्रेड करना है वो तो एक नहीं तो दूसरा तरीका निकालेंगे। राइट, मैं बस इसको समझाने के लिए बताता हूँ, जिन लोगों ने भी मनी हाइस्ट सीरीज देखी हो, तो प्रोफेसर उसमें जब भी बताता है कि मैंने इतने वेपन्स खरीदे हैं अपने दोस्तों को, तो ये भी बताता है कि विथ हेल्प ऑफ बिटकॉइन आई हैव बॉट दीज मनी मशीन्स एंड वेपन्स एंड ऑल। तो बेसिकली बड़े मशीन्स और ये सब इलीगल ट्रांजेक्शन्स के लिए प्राइवेट डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल होता रहा है, उसको तो नहीं रोक सकते। तो जिसको वो करना है वो तो कभी भी किसी भी सेंट्रलाइज्ड करेंसी का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे आपके ऐसे लोग हैं जो इन प्राइवेट करेंसीज में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं इस उम्मीद में कि उनका दाम बढ़ जाएगा, या फिर जो लोग इसलिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन करना आसान है, वैसे लोगों के लिए सरकारें लेकर के आ रही हैं खुद की अपनी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। भारत के केस में इसको नाम दिया गया ई रूपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रूपी। इसको लॉन्च किया गया 2022 के दिसंबर में ही, धीरे धीरे पायलट फॉर्म में इसको लॉन्च किया गया, धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। ये जो ई रूपी है, इट इज जस्ट लाइक
दिस फिएट करेंसी ओनली। इसका वैल्यू जो होगा, ₹1 का वैल्यू, एक 1 ई रूपी विल बी इक्वल टू 1 इंडियन रूपी ओनली। बस अंतर ये है कि ये है फिजिकल फॉर्मेट में और वो होगा प्योरली डिजिटल फॉर्मेट में। आपको सोच करके थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर, मतलब ऐसा भी आपको लग सकता है कि आजकल तो हम लोग सब कुछ यूपीआई पे करते हैं, आजकल तो हम लोग फिजिकल फॉर्मेट में नोट रखते भी नहीं हैं, तो फिर क्या वही है ई रूपी? तो आंसर इज नो। हम लोग जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं यूपीआई की मदद से, क्यूआर कोड स्कैन करके वगैरह, तो बेसिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है। हमारे बैंक्स थ्योरेटिकली आपस में वो पैसा फिजिकल फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट से अपने दोस्त ए के अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो आपका बैंक आपके दोस्त के बैंक को 1 लाख रुपए देगा थ्योरेटिकली। वो बात अलग है कि इतने लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शन होता है कि वो लोग अंत में नेट सेटलमेंट करते हैं बैंक्स, भाई तुम्हारे यहाँ से इतना करोड़ गया, मेरे यहाँ से इतना आया, तो नेट इतना बचा एंड ऑल। तो मुद्दा ये है कि हम लोग जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज नॉट ई रूपी। उसमें भी फिजिकल करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है थ्योरेटिकली इन द बैकग्राउंड। लेकिन अब 2022 से आरबीआई लेकर के आ रही है पूरी तरीके से एक डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है ई रूपी, लेकर के आ गई है, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। 500 रुपए का जैसे नोट है, वैसे ही 500 रुपए की डिजिटल करेंसी होगी। ठीक है, 100 रुपए का नोट है, वैसे ही 100 रुपए की डिजिटल करेंसी होगी। एंड दे विल बी स्टोर्ड इन अ डिजिटल वॉलेट, जो मोबाइल फोन में आप रख सकते हैं। अपना डिजिटल वॉलेट आप अपने लैपटॉप में रख सकते हैं, और वहां पे आपका 500 या 100 रुपए का नोट हो सकता है इन डिजिटल फॉर्मेट, जिसको आप कहेंगे ई रूपी। तो 1 ई रूपी विल बी इक्वल टू 1 रुपी। 500 रुपए का 500 ई रूपी विल बी इक्वल टू 500 इंडियन रूपी। सो इट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट एंड लीगल टेंडर एज ए सेफ स्टोरेज वैल्यू। कोई दिक्कत है नहीं। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन्स विल बी डन थ्रू डिजिटल वॉलेट। वो डिजिटल वॉलेट आपके मोबाइल फोन में होगा या आपके लैपटॉप में होगा। दिस डिजिटल वॉलेट विल बी ऑफर्ड बाय ए पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड स्टोर्ड ऑन मोबाइल फोन या अदर डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड ऑल। एंड ट्रांजेक्शन्स वुड बी पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट। मतलब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ ई रूपी। अभी क्या किया गया है कि आरबीआई ने ई रूपी को यूपीआई से लिंक कर दिया है। तो अब यूपीआई एंड ई रूपी हैज बिकम इंटरऑपरेबल। तो अब आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा है, आप उससे पेमेंट करना चाहें यूपीआई की मदद से, तो वो भी कर सकते हैं, जो नॉर्मली हम लोग अभी करते हैं। आपका जो ई रूपी वाला डिजिटल वॉलेट है, वहां से पेमेंट करना चाहें वाया यूपीआई, तो भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। एक, आपका पास बैंक अकाउंट है जिसमें मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो फिजिकली या कम से कम थ्योरेटिकली बैंक इज होल्डिंग 10 लाख रुपी कैश फॉर यू, और वो आपके मोबाइल में दिख रहा है। ठीक है, 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में, बट आपके बिहाफ पे बैंक को 10 लाख रुपए कैश होल्ड करके बैठा है थ्योरेटिकली। आप उसमें से 1 लाख पेमेंट करेंगे तो बैंक वो 1 लाख कैश उठा करके किसी और को दे देगा। ये एक ट्रांजेक्शन जो अभी हम लोग कर ही रहे हैं। दूसरा होता है, अब आपके पास ऑप्शन रहेगा, यूपीआई को लिंक किया जाएगा आपके डिजिटल वॉलेट से भी, जहां पे आपका ई रूपी रहेगा। वहां पे आपका 10,000 पड़ा हुआ है ई रूपी के फॉर्मेट में, वहां से आप 500 रुपए का ई रूपी लेकर के पेमेंट कर सकते हैं, 1,000 रुपए आप ई रूपी लेकर के पेमेंट कर सकते हैं। नाउ यूपीआई हैज बीन मेड इंटरऑपरेबल विथ ई रूपी ऑल्सो। सो नाउ यूपीआई में आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करें या अपने डिजिटल वॉलेट ऑफ ई रूपी से पेमेंट करें। अब देखिए, जब से ये ई रूपी लॉन्च किया गया है, तब से ई रूपी को लेकर के बस एक ही कंसर्न है। ई रूपी को लेकर के कई सारे फायदे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, फिजिकल करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, काउंटर फीट करेंसी, नकली करेंसी बनना बंद हो जाएगी। दूसरा, जो करेंसी को छापने का कॉस्ट होता है आरबीआई का, वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, करेंसी जो कटे फटे करेंसीज होते हैं उसको रिप्लेस करने का कॉस्ट होता है, वो खत्म हो जाएगा। चौथा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फायदा होगा, क्योंकि करेंसी छापने के लिए कागज चाहिए होता है, और कागज के लिए फिर पेड़ काटने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ फायदे हैं ई करेंसी के, ई रूपी के। लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए आरबीआई काफी कोशिश कर रही है, बट ई रूपी इज नॉट गेटिंग पॉपुलर।
ई रूपी के इस्तेमाल में एक जो मेजर कंसर्न सामने निकल करके आया है वो है रिगार्डिंग प्राइवेसी या एनोनिमिटी। ई रूपी का जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका तो एक लेजर जनरेट हो जाएगा, उसका तो एक ट्रेस रह जाएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए ई रूपी के थ्रू, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो गया ना वो ट्रांजैक्शन, और वो हमेशा ही रहेगा। अगर वही मैंने आपको कैश दिया रहता तो वो तो एनोनिमस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें प्राइवेसी बनी रह जाती है, किसी को नहीं पता चलता है। तो ये एक एडवांटेज है कैश का ओवर ई रूपी, और ये कारण है जिस कारण से लोग ई रूपी की तरफ स्विच नहीं कर रहे हैं। ये आरबीआई को बात समझ आ गई है। आरबीआई चाह रही है कि कैश ट्रांजैक्शन खत्म ही कर दिया जाए, कई सारे फायदे देखते हुए, लेकिन लोग अभी भी कैश का ट्रांजैक्शन बंद नहीं कर रहे। उसके पीछे आरबीआई को बात समझ आई कि एक कारण है प्राइवेसी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आरबीआई सॉल्यूशन लेकर के आई कि ठीक है, हम लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजी ले आएंगे जिसकी मदद से ट्रांजैक्शन करने के बाद आप ट्रांजैक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं इन परमानेंट मैनर, परमानेंट डिलीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसके परमानेंट डिलीशन ऑफ ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से नाउ ई रूपी विल गिव सेम डिग्री ऑफ एनोनिमिटी एज कैश। तो अब कैश जैसा ही आप ट्रांसफर कीजिए और मिटा दीजिए, किसी के पास नहीं रहेगा। तो ये एक ऑप्शन लेकर के आ रही है आरबीआई, ताकि ई रूपी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़े। उसके अलावा ई रूपी का और इस्तेमाल बढ़े उसके लिए आरबीआई एक और टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है जिसमें ई रूपी को ऑफलाइन मोड में भी ट्रांसफर किया जा सके, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी लो है वहां पे भी ई रूपी का इस्तेमाल हो। एक बार आर्टिकल जल्दी से पढ़ लेते हैं। द परमानेंट डिलीशन ऑफ ट्रांजेक्शन कैन मेक ई रूपी anonymous and make it at par with paper currency। तो सीबीडीसी ट्रांसफरेबल इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो, इस पे भी आरबीआई वर्क कर रही है। ये दो बातें हैं जो आपको समझनी थी। अगेन आप देखो इस आर्टिकल से आपको करंट न्यूज समझ आ गया ई रूपी के बारे में, बट ई रूपी एग्जैक्टली क्या है, कब लाया गया, ये सब चीजें तो फिर आपको खुद ही करनी होंगी ना। एपीएससी ने इस बार जो प्रीलिम्स एग्जाम कराया था 26 मार्च को, उसमें ई रूपी पे प्रश्न पूछा था। इनफैक्ट ओवरऑल डिजिटल करेंसी बिटकॉइन पे भी प्रश्न पूछा था एक, और ई रूपी पे भी पूछा था। ई रूपी वाला प्रश्न ये था, उन्होंने जो अपना ऑफिशियल आंसर दिया उसमें आंसर दिया है ऑप्शन सी, बट मेरी समझ से होना चाहिए डी। अब देखो हर जगह तो लिखा तो है ई रूपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रूपी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो हर जगह लिखा रहता है, तो मेरी समझ से तो आंसर डी होना चाहिए। The next article is about death of vultures in Assam. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. Also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए वल्चर्स की अगर बात की जाए तो इनकी जनसंख्या जो है 15 साल में 1992 से लेकर के 2007 में, मात्र 15 साल में देयर पॉपुलेशन श्रंक बाय 97%। 4 करोड़ से घट करके इनकी संख्या हो गई थी लगभग 4 लाख तक। वल्चर्स के लगभग 9 स्पीसीज मिलते हैं भारत में, उसमें से कुछ 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। उन 4 में से 3 जैसे कि ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स, इनकी संख्या तो 99.9% तक कम हो गई ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर्स की, स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स की 97% तक। तो मतलब 15 साल में भारत के अंदर बहुत ही तेज रफ्तार से वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई। इट इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ एनी बर्ड स्पीसीज एवर रिपोर्टेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में ये वल्चर की पॉपुलेशन लगातार गिरते हुए दिखी। फिर जब साइंटिस्ट ने पता किया तो उनको समझ आया कि इस फास्ट डिक्लाइन के पीछे कारण है एक वेटिनरी मेडिसिन या ड्रग डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक जो है वो कैटल्स के लिए पेन किलर का काम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का काम करता है। बट ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कैटल्स के बॉडी में चला जाता है, अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए कि इनको तो दवाई दी गई, काफी टाइम तक ये जिंदा रहे, लेकिन ये दवाई जो है डाइक्लोफेनाक इनके बॉडी में रह गया। तो व्हेन दे डाई देयर कार्कस, यानी कि डेड बॉडी ऑफ दीज कैटल्स, their carcass is eaten
बाय दीज वल्चर्स। वल्चर्स को कहाँ ही जाता है, देयर मेन रोल इज स्कैवेंजर का, यानी कि बड़े बड़े जो ऐसे ऑर्गेनिक लेफ्ट आउट हैं, कार्कासेस हैं, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, ताकि फिर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, फंगस हैं, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में मिक्स कर दे। तो ये मेजर रोल होता है वल्चर्स का इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में, टू एक्ट एज स्केवेंजर्स, ब्रेक डाउन ऑफ द बिगर ऑर्गेनिक डेड बॉडीज। अब वल्चर जब इन कैटल को कंज्यूम करते हैं तो होता क्या था कि ये डाइक्लोफेनाक उनके बॉडी में चला जाता था, और वल्चर्स की किडनी फेल हो रही थी बिकॉज ऑफ दीज डाइक्लोफेनाक मेडिसिन वेरी डेंजरस फॉर वल्चर्स, leading to their kidney failure, and that was the biggest reason behind sharp decline of vulture population in the period of about 15 years from 1992 to 2006 and 7। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया, डाइक्लोफेनेक को बैन कर दिया। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, हर जगह डाइक्लोफेनेक को बैन कर दिया गया। तो वल्चर्स डाइंग ड्यू टू किडनी फेलियर आफ्टर टेकिंग डाइक्लोफेनेक। इसका नतीजा क्या हो रहा था देखिए, एक तो वल्चर्स की पॉपुलेशन लगातार गिर ही रही है। अब कुछ इनसेंसिटिव लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे सर वल्चर मर रहा है तो उससे हमें क्या। तो देखिए क्या क्या हो सकता है वो भी समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज इन बायोडाइवर्सिटी इज देयर, वो भी समझिए। व्हेन वल्चर्स वे आर डाइंग, तो फिर ये जो डेड बॉडीज हैं, दे वेयर नॉट बीइंग डिकम्पोज्ड बाय और ब्रोकन डाउन बाय वल्चर्स, तो अल्टीमेटली दे वर ईटन बाय फेरल डॉग्स, और ये डॉग्स जो हैं उनको खा करके फिर दे वर गोइंग मैड, दे वर गोइंग रैबिड, और फिर ये डॉग्स लोगों को काट रहे थे, फेरल डॉग्स गोइंग रैबिटन। तो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा डॉग बाइट की प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मुद्दा ये है कि वल्चर पॉपुलेशन के गिरने से डॉग बाइट की केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे। बाद में इन सारी चीजों को लिंक किया गया। So this is a classic example to prove that any particular species, if impacted, will have impact on us directly or indirectly over a period of time. So importance of biodiversity and maintaining a healthy relation, why it is important, वो हमें इस example से समझ आता है। Biodiversity मतलब richness in diversity, richness in life, and why a healthy relation is maintained. If any of the part or constituent of biodiversity suffers, then it will have direct or indirect impact on us. तो क्या हो रहा था, वल्चर्स के डेथ के कारण डॉग्स वेर गोइंग मैड, फेरल। उसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे डेड बॉडीज हैं, कार्कस हैं, दे वेर लेफ्ट अनअटेंडेड, सो दे वेर मिक्सिंग विद द वाटर बॉडीज, लीडिंग टू पॉल्यूटेड वाटर एज वेल। लोकल वाटर बॉडी ज्यादा पॉल्यूट हो रहे थे। तो दीज वेर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय अस इन जनरल इन इंडिया। So 2006-7 onwards, what we did, we banned डाइक्लोफेनाक। और 2006 से जब भारत सरकार को ये बात समझ आ गई तो भारत सरकार ने स्टार्ट किया वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम। 2020 तक का टारगेट था, एम था वल्चर पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना। ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा। तो इसके सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम को फिर एक्सटेंड कर दिया टिल 2025। नाम दिया गया वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2.0। हाल फिलहाल में क्या कंसर्न देखने को मिल रहे हैं, असम के अंदर कई सारी जगहों पे वल्चर्स की डेथ देखी जा रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो रहा है, क्योंकि डाइक्लोफेनाक तो बैन है। साइंटिस्ट का मानना है कि पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो हम लोग पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनो क्लोरीन एंड ऑर्गेनो फॉस्फोरस, ये पेस्टिसाइड्स कहीं ना कहीं जानवरों के बॉडी में मिल रहा है, कैटल्स के बॉडी में मिल रहा है, बिकॉज दे ईट the crops, crop residue, and these pesticides getting into cattle's body, and when this cattle's body is eaten by the vultures, they are also leading to kidney failure and overall death of vultures। तो हो सकता है कि डाइक्लोफेनाक के बाद अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन या ऑर्गेनोफॉस्फोरस, अब ये भी बैन हो जाए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली दीज आर द रीजंस, these pesticides have infested carcass and they are eaten by vultures leading to their death। वल्चर्स के ऊपर या डाइक्लोफेनाक के ऊपर यूपीएससी ने साल 2012 में यह प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट बीरूबाला राभाजी एंड सी इज क्रिटिकली इल। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ असम में इनके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस पेपर में।
जीएस पेपर 5 असम इशूज में। बीरूबाला रावाजी के बारे में चिन्मय सर ने भी कवर किया है इन इम्पोर्टेंट जेम पर्सनालिटीज ऑफ असम या जेम्स ऑफ असम में। आपको पता होगा ही, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सी इज वेरी वेल नोन social activist who has done a lot of campaign against witch hunting. She has rescued over more than 50 women from being branded as witches and then preventing atrocities against such women. और उनके efforts के कारण she was nominated for Nobel पीस प्राइज इन 2005। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला साल 2021 में फॉर हर कंट्रीब्यूशन। विच हंटिंग जल्दी से देख लेते हैं, मेंस में पूछा जा सकता है या ऐसे राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विच हंटिंग वेयर अ वुमन इन जनरल इज ब्रांडेड एज समवन हु इज प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट और सोर्सरी, और फिर उसके अगेंस्ट वायलेंस किया जाता है। दिस एक्टिविटी इज नोन एज विच हंटिंग। अब विच हंटिंग के पीछे कभी कभार तो कारण होता है सुपरस्टिशन, सच में लोग मानते हैं कि वुमेन इज प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी या विचक्राफ्ट, बट बहुत बार और भी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इंटेंशन ऑफ ग्रैबिंग लैंड, जेलसी, एनिमिटी, रिजेक्शन ऑफ लव प्रपोजल, सेक्सुअल एडवांसेस का रिजेक्शन। उसके बाद फिर उस वुमेन को दबाने के लिए उसको ब्रांड कर दिया जाता है कि सी इज प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट, सुपर सॉर्सरी, एंड देन सी इज टारगेटेड इन ऑर्डर टू सप्रेस हर। तो कहीं ना कहीं विच हंटिंग जो एक फिनोमेना देखा जा रहा है, सोशल इविल देखा जा रहा है हमारे समाज में, असम के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके पीछे दो कारण है, एक सुपरस्टिशन और दूसरा पैट्रियार्की। और मोस्टली विच हंटिंग के विक्टिम जो है मोस्टली विमेन ही होते हैं। और विच हंटिंग को रोकने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे मिशन बीरूबाला, मैंने आपको बताया इसको रन किया बीरूबाला राभाजी ने। उसके अलावा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रहरी, इसको लॉन्च किया था फॉर्मर डीजीपी ऑफ असम कुलधर सैकिया जी ने। देखिए, प्रोजेक्ट प्रहरी का मुख्य उद्देश्य था कि जो लोकल लोग हैं, गांव के लोकल लोग, उनके साथ पुलिस अपना कांटेक्ट अच्छा स्टैब्लिश करे। क्योंकि विच हंटिंग की जैसे ही कोई ऐसी खबर पहुंचे, विच हंटिंग में होता क्या है, सबसे पहले कुछ दिनों तक अफवाह फैलाई जाती है कि ये औरत जो है वो सॉर्सरी प्रैक्टिस कर रही है। तो इस तरह की अफवाह की बातें जैसे ही शुरू हों, गांव के कुछ लोग जो ब्रिज का काम करें, प्रहरी का काम करें, वो लोग पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए सर, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, इस विमेन के अगेंस्ट एक रूमर फैलाया जा रहा है, हो सकता है कि यहाँ विच हंटिंग हो जाए। तो ये आइडिया, इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट प्रहरी, और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया फॉर्मर डीजीपी ऑफ असम कुलधर सैकिया जी ने अंडर अंडर नेम प्रोजेक्ट प्रहरी। उसके अलावा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल जी ने उन्होंने लॉन्च किया संस्कार मनोहर मनोहर भावे प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत ही अटेम्प्टेड कि सुपरस्टिशन, मिसबिलीफ, इसको इरेडिकेट किया जाए कंप्लीटली, क्योंकि दीज आर द रूट कॉज बिहाइंड विच हंटिंग। और विच हंटिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करने के लिए कानून भी लाया गया, विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2050, जिसको गवर्नर एसेंट मिला 2018 में। इसके पीछे जो मेन कंट्रीब्यूटर्स आप कह सकते हैं, बीरूबाला राभा जी और कुलधर सैकिया जी ही हैं। उन लोगों के एफर्ट्स के कारण ही ये कानून आया। इस कानून के अंतर्गत एनी पर्सन हु इज फाउंड कॉलिंग अदर पर्सन विच, विच ब्रांडिंग करते हुए पाएगा कि ये तुम चुड़ैल हो, चुड़ैल हो, अगर ऐसी कुछ रूमर फैलाते हुए पाएगा तो 5 लाख का फाइन है। इट ऑल्सो हैज अ प्रोविजन ऑफ मर्डर केस इफ समवन इज ब्रांडेड एज विच एंड किल्ड आफ्टर दैट। ऐसा नॉर्मली क्या होता है कि विच हंटिंग में 50, 10, 20, 50 लोग मिलकर के मार देते हैं और मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो फिर कोई केस नहीं बन पाता। लेकिन अब इस कानून के अंतर्गत सबके खिलाफ मर्डर केस चार्जेस लगेगा। The punishment of leading to a person to commit suicide after intimidating, stigmatizing will also have this murder charge as well as 5 lakh rupees fine. उसके अलावा एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, उन सबको इनकरेज करना ताकि विच हंटिंग रुके, उसका भी प्रोविजन मेंशन किया गया है इन दिस पर्टिकुलर लॉ। डेटा थोड़ा बहुत याद रहे तो अच्छा रहेगा। फ्रॉम 2010 to 2021, 1500 people were killed in India on the accusation of witchcraft as per NCRB। असम के अंदर अभी भी ये केसेस काफी ज्यादा हैं। 152 डेथ्स इन लास्ट डिकेड। डेटा अगेन आई विल से इज द किंग।
Highest number of such deaths were in Kokrajhar as per NCRB. तो ऐसा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है मेंस के लिए, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन दैट वी हैव डन सो फार. मेंटेन द लॉजिकल फ्लो, द कंटेंट आई हैव ऑलरेडी गिवन. ये जो हिंट्स मैं दे के रखता हूँ वो सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग बिल्कुल अभी राइटिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए हिंट्स भी लेकर के दे देता हूँ. अदर्स कैन राइट हु आर नाउ टू अपीयर इन दिस ईयर्स मेंस, दे कैन राइट ऑन देयर ओन. विंडहोक डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एजीआई नहीं है, ये एआई है. तो अभी वो मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज नहीं बना सकता, तो ऑप्शन 2 होगा, नहीं तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी बी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.